Hello everyone, welcome to my channel. Today topic is formation of a company. यानी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी एक कंपनी को हम एग्जिस्टेंस में कैसे लाते हैं। जैसे बिजनेस के कुछ फॉर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, एचयूएफ है। बिजनेस के इन फॉर्म को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए किसी भी एक्ट के अंडर इनका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी नहीं है। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो कंपनी की फॉर्म में, तो उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमें किस प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। तो देखो, कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। आप सबको पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और इसी आर्टिफिशियल पर्सन को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमें उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। इस प्रोसीजर को ही क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी बोलते हैं। मैंने क्या बोला? कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, और इस आर्टिफिशियल पर्सन को एग्जिस्टेंस में लाना है। इस आर्टिफिशियल पर्सन को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जो हम स्टेज को फॉलो करते हैं, जो हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उन स्टेप्स को ही क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अब दो केस हैं, एक तो प्राइवेट कंपनी और दूसरी है पब्लिक कंपनी। पहले हम देखेंगे कि एक प्राइवेट कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो पहला पॉइंट है अपने पास, फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो फॉर प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए अपने को निम्न स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप्स है प्रमोशन। प्रमोशन को बोलते हैं परिवर्तन। यहाँ पर क्या है? प्रमोशन का मतलब है कि किसी पर्सन के दिमाग में आइडिया आया है कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है, मुझे बिजनेस करना है कंपनी की फॉर्म में। सेकंड है इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि हमें उस कंपनी का क्या करवाना है? समामेलन करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो प्राइवेट कंपनी के केस में सिर्फ दो ही स्टेप हैं। पहला है प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। जैसे ही प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के अंडर हो जाता है, तो कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। बट पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। पब्लिक कंपनी के केस में हमें 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। देखो, फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो फॉर पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को अगर एग्जिस्टेंस में लाना है तो इन स्टेप को फॉलो करना होगा। पहला है प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। यहां तक तो दोनों स्टेप सेम है, लेकिन तीसरा स्टेप है कैपिटल सब्सक्रिप्शन यानी पूंजी अभिधान, और है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। तो प्राइवेट कंपनी के केस में सिर्फ 2 स्टेप, पब्लिक कंपनी के केस में 4 स्टेप। ऐसा क्यों? रीजन क्या है? रीजन यहां से स्टार्ट होता है। रीजन स्टार्ट होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन से। एक प्राइवेट कंपनी अगर बिजनेस स्टार्ट करे, अगर मतलब हम बिजनेस कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी के थ्रू, तो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए वो आईपीओ इशू नहीं कर सकती। अगर एक प्राइवेट कंपनी को पैसा चाहिए तो वो अपने सगे संबंधियों से, अपने यार दोस्त मित्रों से, या कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही पैसा अक्वायर करेगी। लेकिन एक पब्लिक कंपनी को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो एक पब्लिक कंपनी आईपीओ इशू करके, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ इशू करके पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है, यानी शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू करके पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। इसीलिए ये 2 कंसेप्ट एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती, यानी आईपीओ इशू नहीं कर सकती, इसीलिए यहाँ पर कैपिटल सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, अगर मान लो मिनिमम कैपिटल रिसीव नहीं होती, हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको, बट अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। अगर मान लो पब्लिक कंपनी ने अपने सिक्योरिटीज इशू की, शेयर्स या डिवेंचर्स, अगर उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता, अगर उसको मिनिमम कैपिटल रिसीव नहीं होती, तो उस टाइम पर कंपनी क्या कर सकती है? बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। जितनी भी एप्लीकेशन आई है उनको वापस करना पड़ेगा। उसको बिजनेस स्टार्ट करने का क्या है? व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिलेगा। वो किसके पास? इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव होने के बाद।
तो इन स्टेप्स को हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इतना ध्यान रखना है, प्राइवेट कंपनी के केस में सिर्फ 2 स्टेप, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, बट पब्लिक कंपनी के केस में हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करके हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहला है प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, तीसरा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन और फोर्थ है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कई बार क्या है, ये स्टेप्स ही पूछ लिए जाते हैं अपने से डायरेक्ट। देखो नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे कि बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, यानी एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हम किस प्रोसेस से गुजरेंगे। सबसे पहला स्टेप है प्रमोशन। प्रमोशन यानी परिवर्तन। परिवर्तन वर्ड तो इस प्रमोशन से भी आर्ड है। देखो प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन का मतलब है कि बिजनेस करने का आइडिया है। एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम सिंगल पर्सन के दिमाग में या फिर कुछ लोगों के मिल करके ये सोचते हैं कि हमें इस टाइप का बिजनेस करना है। तो वो क्या है, उनके दिमाग में एक आया हुआ आइडिया है किसका, बिजनेस करने का। उस आइडिया को फिर हम देखेंगे कि डीपली थिंकिंग करके कि हमने सोच तो लिया इस टाइप का बिजनेस करने का, क्या ये बिजनेस सक्सेस हो पाएगा, क्या इस बिजनेस के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कितना इस बिजनेस के अंदर रिस्क होगा, जितने भी अदर फैक्टर हैं उन सभी फैक्टर की डीपली थिंकिंग करने के बाद ही हम डिसीजन लेते हैं कि हमें इस टाइप का बिजनेस करना है। तो देखो प्रमोशन का मतलब है कि बिजनेस करने का आइडिया, बिजनेस करने का जो आइडिया आता है दिमाग में उसको क्या बोलते हैं, प्रमोशन। सिर्फ इतना सोच लेना प्रमोशन है? नहीं, बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है ना, उन एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, प्रमोशन बोलते हैं। अब उन एक्टिविटी में किसी भी पर्सन के दिमाग में आइडिया आने से लेकर के उस बिजनेस के लिए जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर करना, उस बिजनेस की डीपली थिंकिंग करना कि कहाँ पर बिजनेस करना है, किस टाइप का बिजनेस करना है, इस पूरी एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं, प्रमोशन बोलते हैं। ION लगा हुआ देखो, इट मीन्स प्रमोशन। ये क्या है, एक प्रोसेस है। तो बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाती है उन सभी एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं, प्रमोशन बोलते हैं। और जो पर्सन ये एक्टिविटी करता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। जो पर्सन ये सभी एक्टिविटीज करता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं, प्रवर्तक बोलते हैं। अब देखो एस्टेब्लिशिंग ऑफ 3 टाइप ऑफ बिजनेस। अब एक पर्सन के दिमाग में आइडिया तो आ गया कि हमें बिजनेस करना है, तो उस पर्सन के दिमाग में आइडिया में ये भी उसको सोचना पड़ेगा कि उसको किस टाइप का बिजनेस करना है, क्योंकि बिजनेस 3 तरीके का हो सकता है। या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है। सेकंड ट्रेडिंग बिजनेस यानी जो फिनिश गुड्स हैं उनकी बाइंग और सेलिंग करनी है। और थर्ड बिजनेस है सर्विस बिजनेस यानी सर्विस रेंडर करनी है। तो हमें जब हमने ये डिसाइड किया कि हमें बिजनेस करना है, बट ये तो डिसाइड करो कि किस टाइप का बिजनेस करना है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस या फिर सर्विस बिजनेस। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस चीज का बिजनेस करना है। तो ये स्टेप क्या है, ये तीन टाइप के बिजनेस हो सकते हैं। इनमें से सिलेक्ट करने के बाद ही एक पर्सन डिसाइड करेगा उसको क्या बिजनेस करना है। स्टेज ऑफ प्रमोशन। अब इस परिवर्तन की क्या है, स्टेज है। यानी हमारे दिमाग में ये आइडिया तो आ गया कि हमें बिजनेस करना है, लेकिन उस आइडिया को किस किस स्टेप से देखना है, क्या क्या एक्टिविटी उसमें इंक्लूड है वो देखो। स्टेज ऑफ प्रमोशन में सबसे पहली स्टेज में आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यानी सबसे पहले हमारे दिमाग में आइडिया आएगा कि हमें इस तरीके का बिजनेस करना है, हमें इस तरीके का बिजनेस और इस जगह पे करना है। अब जैसे बिल्कुल एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, हमें मान लो जैकेट की ट्रेडिंग करनी है, जैकेट की हमें ट्रेडिंग करनी है, बाइंग और सेलिंग करनी है। हमने डिसाइड किया कि हम जैकेट बेचेंगे गोवा की बीच पर जाकर के। हमें एक यूनिक बिजनेस करना है, क्योंकि देखो अगर हम पहले से ही जो बिजनेस मार्केट में चल रहे हैं, अगर एज इट इज बिजनेस वैसा ही सेम टू सेम करेंगे, किसी की कॉपी करेंगे, तो हम एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं पाएंगे। यानी अदर फर्म्स को हम कम्पीट कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फर्म पहले से उस मार्केट में अपना नाम जमा चुके हैं। हमने सोचा एक यूनिक आइडिया आता है हमारे दिमाग में। आइडिया क्या आता है कि हमें जैकेट की ट्रेडिंग करनी है, और ट्रेडिंग भी कहाँ करेंगे, गोवा बीच पर जाके करेंगे। तो क्या गोवा बीच पर आपकी जैकेट की ट्रेडिंग होगी? आप विंटर जैकेट कहाँ बेच रहे हो, गोवा बीच पर बेच रहे हो, कौन खरीदेगा आपको? तो हमें बिजनेस ऐसी जगह करना है जहां पर उस बिजनेस की एग्जिस्टेंस करना हमारे लिए वैल्यूएबल हो,
हमने बिजनेस सोच लिया जी जैकेट का करना है, आप अगर जैकेट का ही बिजनेस कर रहे हो तो जम्मू में जाकर करो ना। आप गोवा के बीच पर जैकेट का बिजनेस करोगे तो कहाँ कहाँ टिक पाओगे आप, कौन आपकी जैकेट परचेज करेगा। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। हमें सबसे पहले देखना है कि हमें किस टाइप का बिजनेस करना है और बिजनेस कहाँ करना है, ठीक है। सेकंड आता है फिजिबिलिटी स्टडीज। फिजिबिलिटी स्टडीज का मतलब है कि व्यवहारिक अध्ययन करना है। हमारे दिमाग में आइडिया आ गया कि हमें मान लो जैकेट की ट्रेडिंग करनी है, लेकिन ये तो देखो कि उसके लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, कितना रिस्क होगा, कितने अदर रिसोर्सेज जो भी बिजनेस से रिलेटेड हैं उनको हम कैसे अवेलेबल करा पाएंगे। इन सब की हम डीपली थिंकिंग करेंगे सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, नेम अप्रूवल। थर्ड स्टेप में हम नाम सोचेंगे कि हमारी बिजनेस का, हमारी फर्म का, हमारी कंपनी का ये नाम होना चाहिए। फोर्थ क्या है, फिक्सिंग सिग्नेचर टू MOA। यानी ये सारे काम किसके हैं, जब तक देखो जब तक कंपनी बनकर तैयार नहीं हो जाती ना, सबसे मेन रोल रहता है प्रमोटर का, सबसे मेन रोल रहता है इस पर्सन का। तो यहाँ आकर ये डिसाइड करेगा प्रमोटर कि MOA के ऊपर किसके साइन होंगे। अब MOA क्या है वो हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे आगे, बट अभी देखो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर किस पर्सन के सिग्नेचर होंगे, ये कौन डिसाइड करता है, प्रमोटर। ऐसा क्यों है, क्योंकि MOA के ऊपर जिस पर्सन के साइन हुए वही कंपनी के क्या कहलाते हैं, डायरेक्टर्स कहलाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स कौन से होते हैं, जैसे CA हैं, CS हैं, CMA हैं, ये सारे प्रोफेशनल्स हैं। तो कंपनी के अंदर किस किस प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है उनको अपॉइंट करेंगे, जैसे ब्रोकर, जैसे जो बैंकर्स होते हैं जो हमें फाइनेंस की फैसिलिटी देंगे, इन सब की क्या है, जो अंडर राइटर्स हैं इनको अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट करेगा, यही प्रमोटर अपॉइंट करेगा। फिर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, जैसे प्रोस्पेक्ट है, MOA है, AOA है, इन सभी डॉक्यूमेंट को प्रिपरेशन करने तक का काम कहाँ आता है, प्रमोशन की स्टेज में आता है। तो आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इन प्रमोशन की स्टेज में कौन कौन सी स्टेज इंक्लूड है, कौन कौन से काम हमें प्रमोशन की स्टेज पर किए जाते हैं। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दूसरा है फिजिबल स्टडी, का मतलब है डीपली थिंकिंग करना इस बिजनेस की। तीसरा है नेम अप्रूवल लेना। फोर्थ है फिक्सिंग सिग्नेचरी टू MOA, ये डिसाइड करना कि MOA के ऊपर किन किन पर्सन के साइन होंगे। अपॉइंटमेंट करना प्रोफेशनल्स की, और फिर उसके बाद प्रिपेयर करना जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने का। अब हम क्या करेंगे, अब इन सभी पॉइंट को डीपली डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब इसमें देखो हम 1 बाय 1 प्रमोशन की स्टेज को देखते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी सबसे पहले हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है, किसी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हमें इस टाइप का बिजनेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया टू सेटअप बिजनेस। बिजनेस को सेटअप करने का एक आइडिया आता है। अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन दैट एरिया, कि किस एरिया में उस बिजनेस करो। सबसे पहले स्टेप में क्या है, सिर्फ बिजनेस करने का एक आइडिया आएगा। फिर हम ये देखेंगे कि हमारे दिमाग में ये आइडिया आ गया, मान लो हमें शरबत का बिजनेस करना है, या जो हमने एग्जांपल लिया था लास्ट में जैकेट का, वो भी देख लो। जैसे अब हम एग्जांपल देखते हैं, मान लो हमें शरबत का बिजनेस करना है, और बिजनेस कहाँ करना है। पहले आइडिया आ गया दिमाग में कि शरबत का बिजनेस करना है, फिर देखेंगे कि किस एरिया में शरबत का बिजनेस करें। अब मान लो शरबत का बिजनेस कर रहे हो आप जम्मू में जा करके, तो वहाँ क्या शरबत का बिजनेस, वहाँ बेचारे पहले ही ठंड के मारे मर रहे हैं, वो आपका शरबत पियेंगे क्या ऊपर से, नहीं। आपको अगर शरबत का ही बिजनेस करना है तो आप राजस्थान एरिया में करिए, आप राजस्थान स्टेट के अंदर अपना बिजनेस सेटअप कीजिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि हमें किस टाइप का बिजनेस करना है और बिजनेस को लोकेट कहाँ करना है, उसकी लोकेशन क्या होगी। तो यहाँ पर सिर्फ हम हमारे दिमाग में ही घूम रहे हैं सब कुछ, यहाँ पर हमने किसी की राय नहीं ली। यहाँ पर हम ही सोच रहे हैं कि किस टाइप का बिजनेस करें, कहाँ उसको सेटअप करें, पहला स्टेप। सेकंड में है फिजिबिलिटी स्टडीज़। यहाँ पर इसका मतलब है क्या है कि जो हमारे दिमाग में जो आइडिया घूम रहे हैं ना बिजनेस करने का, उस आइडिया को हम व्यवहारिक रूप में देखेंगे कि हम कुछ एक्सपर्ट्स हैं या फिर उस एरिया के जो ज्ञाता हैं,
यानी कुछ एक्सपर्ट से हम ये डिस्कस करेंगे कि हम इस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, हम ये बिज़नेस कहाँ सेटअप करें, इसके लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कितना हमें प्रॉफिट होने के चांस हैं, कितना हमें रिस्क के चांस हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडीज़ का मतलब है कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन टू दिस आइडिया। ये जो हमारे दिमाग में ऊपर आइडिया आया था ना, इस आइडिया का डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना है कि कितनी तो कॉस्ट आएगी, कितना प्रॉफिट होगा, क्या उसकी प्रोसेस होगी बिजनेस की, कितनी डिमांड होगी हमारी प्रोडक्ट की, ये सब कुछ की हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। प्रमोटर टेक, देखो मेन रोल जब तक कंपनी बन नहीं जाती सबसे ज़्यादा मेन रोल रहता है प्रमोटर का। प्रमोटर टेक हेल्प, प्रमोटर किसकी हेल्प लेगा, स्पेशलिस्ट या फिर कुछ एक्सपर्ट्स की हेल्प लेगा, उनसे ये डिस्कस करेगा कि मैं ये जो बिज़नेस सोच रहा हूँ इसका साइज़ क्या रखा जाए, लोकेशन कहाँ करें इस बिज़नेस की, दूसरा अमाउंट कितनी लगाएं, कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी इस बिज़नेस में और रिस्क कितना होगा। मान लो हमारे पास बिज़नेस के लिए सेटअप करने के लिए 2 लाख रुपए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगर आप इस टाइप का बिज़नेस करना चाहते हो जो आपके दिमाग में आइडिया आया था, उसके लिए आपको कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए। तो हमें ये भी तो एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा कि इस टाइप के बिज़नेस करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कितना रिस्क होगा, किस टाइप का हमारा बिजनेस होगा, कहाँ उसको लोकेट करें। इन सब की हम क्या करेंगे, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कहाँ पर, सेकंड स्टेप पर। अब हम इस सेकंड स्टेप में देखते हैं कि किस किस तरीके की हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पहला है टेक्निकल फिजिबिलिटी। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हम जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो पाएगी, उसके रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाएंगे। हमने सोच लिया कि बिज़नेस कर रहे हैं हम एक अलग ही यूनिक चीज़ का, ना तो हमें उसके रॉ मटेरियल मिल पाता, ना उस प्रोडक्ट को बनाने की टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर है। अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं है, रॉ मटेरियल इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, आप क्या करोगे उस बिज़नेस का। सेकंड है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हम चेक करते हैं, हमने बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं, उस बिज़नेस के लिए हम चेक करेंगे कि इस बिज़नेस में एक्सपर्ट्स ने बताया 20 लाख रुपए लगेंगे, हमारे पास है 2 लाख रुपए। तो अपने फाइनेंस को भी तो चेक करो ना कितना है। तो हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को चेक करते हैं, यानी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को चेक करेंगे कि कितने फंड, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और तीसरा है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में क्या चेक करेंगे कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या लॉस मेकिंग होगा। हम जैकेट का बिज़नेस कर रहे थे गोवा के बीच पर जाकर, क्या प्रॉफिट देगा वो बिज़नेस अपने को, बिज़नेस हमारी कॉस्ट ही कवर नहीं होगी। तो थर्ड में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कितनी है। तो सेकंड स्टेप में हमने देखा था कि जो आइडिया हमारे दिमाग में यहाँ आया था, उस आइडिया को हमने व्यवहारिक रूप से स्टडी किया, एक्सपर्ट से पूछ करके, एक्सपर्ट से राय ली कि किस तरीके का बिज़नेस करना है और कहाँ करना है। उसके लिए हम ये 3 तरीके की स्टडीज़ करेंगे। पहला देखेंगे कि टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। उसके बाद है नेम अप्रूवल। फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से नेम की अप्रूवल लेंगे, नेम अप्रूवल फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से उस कंपनी के नेम की अप्रूवल लेंगे। अब कंपनी का नेम कैसा होना चाहिए, कंपनी का नाम ना तो ऐसा हो जो पहले से कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में है उसके सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। कंपनी के नाम के साथ में कोई यूनाइटेड, कोई स्टेट, कोई गवर्नमेंट, ऐसा कोई वर्ड अटैच नहीं होना चाहिए। फिर है प्राइवेट, लिमिटेड और लिमिटेड। अगर आप प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो उस नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करना है। अगर आप पब्लिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको लिमिटेड वर्ड ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमने 3 स्टेप देख लिए। पहले में हमारे दिमाग में आइडिया आता है, दूसरे में हम उस आइडिया का डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और तीसरे में हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जा कर के हमारी कंपनी के नेम का अप्रूवल लेते हैं कि हम इस नाम से कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, क्या ये सही है या नहीं। 4th स्टेप देखो, अब नेक्स्ट 4th स्टेप है फिक्सिंग अप सिग्नेचरी टू एमओए। कंपनी का जो प्रमोटर है वो ये डिसाइड करेगा कि एमओए के ऊपर कौन पर्सन साइन करेगा, क्योंकि जिस पर्सन ने एमओए के ऊपर यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर जिस पर्सन ने साइन किया वही पर्सन कंपनी के पहले डायरेक्टर कहलाएंगे और वही डायरेक्टर कंपनी को कंट्रोल और मैनेज करेंगे। तो प्रमोटर हैव टू डिसाइड हु विल साइन द एमओए के ऊपर साइन कौन करेगा या कौन डिसाइड करता है, प्रमोटर डिसाइड करता है। और वही पर्सन क्या होंगे, कंपनी के पहले डायरेक्टर होंगे जो बिजनेस को रन करेंगे।
प्रमोटर आल्सो टेक देयर रिटर्न कंसेंट टू एज ए डायरेक्टर, और प्रमोटर क्या लेगा, उन डायरेक्टर से, उन पर्सन से जिन्होंने एमओए के ऊपर पहली बार साइन किए हैं, उन पर्सन से क्या ले लेता है, रिटर्न कंसेंट लेता है कि हम इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। फिफ्थ पे क्या है कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब प्रमोटर क्या करेगा, कुछ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करता है। प्रोफेशनल्स में प्रमोटर किसको अपॉइंट करेगा, ब्रोकर को अपॉइंट करेगा, अंडरराइटर, कुछ बैंकर्स क्या काम करेंगे, जो फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। सोलिसिटर होते हैं, सोलिसिटर वो पर्सन होगा जो कंपनी की लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करेगा। तो इन कुछ प्रोफेशनल्स को, इन कुछ पर्सन को प्रमोटर क्या करता है, अपॉइंट करता है अपनी हेल्प के लिए। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, और फिर प्रमोटर क्या करता है, कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट तैयार करता है। उन नेसेसरी डॉक्यूमेंट में 3 डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और थर्ड है प्रोस्पेक्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन तीनों डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कौन करता है, आपका आंसर होगा प्रमोटर। प्रमोटर क्या करेगा, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाएगा, किसके पास में, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास में। और ये लीगल डॉक्यूमेंट क्या होंगे, ये डॉक्यूमेंट है। हम डिटेल में देखेंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाता है, बट इतना ध्यान रखना है कि इन डॉक्यूमेंट्स को, जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में सबमिट करवाने हैं, उनको प्रिपेयर कौन करता है, प्रमोटर करता है। उन सभी डॉक्यूमेंट्स में से 3 डॉक्यूमेंट ये क्या है, मेन डॉक्यूमेंट है। पहला एमओए, एओए और प्रोस्पेक्ट को बोलते हैं परिविवरण। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। देखो ये क्या है, इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, कंपनी के रजिस्ट्रेशन का, कंपनी के फॉर्मेशन का, रजिस्ट्रेशन का नहीं, कंपनी के फॉर्मेशन का सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप में क्या था, पहले स्टेप में प्रमोशन था, यानी हमने ये डिसाइड किया था कि हम किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं और कहाँ करना चाहते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होगा, उस बिजनेस का, उस कंपनी का हम क्या करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो नीचे लिखा है कि सेकंड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन अंडर कंपनी एक्ट 2013 के अंडर उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, चाहे कंपनी प्राइवेट हो, चाहे कंपनी पब्लिक हो। अब देखो, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला, फिलिंग अप नेसेसरी डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम नेसेसरी डॉक्यूमेंट को तैयार करेंगे। दूसरा, पेमेंट ऑफ फीस की पेमेंट करेंगे। देखो ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट कहाँ जाएंगे, इन नेसेसरी डॉक्यूमेंट को देखो यहाँ तैयार कर दिए थे नेसेसरी डॉक्यूमेंट। पहले स्टेप में जो प्रमोशन स्टेप था उसमें हमने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के बाद अब उन डॉक्यूमेंट्स को हम सबमिट करवाएंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में। उसके बाद हम साथ में जितनी फ़ीस की रिक्वायरमेंट है उस फीस को भी क्या करेंगे, पे करेंगे, पेमेंट ऑफ फीस। थर्ड है रजिस्ट्रेशन। अब क्या हो जाएगा, अब रजिस्ट्रार चेक करेगा कि जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ दिए गए हैं और जितनी फ़ीस की रिक्वायरमेंट थी, क्या उतनी फ़ीस पे कर दी और क्या डॉक्यूमेंट में कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद क्या कर देता है, रजिस्ट्रार उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर देता है और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी के प्रमोटर के हाथ में दे देता है। कंपनी का जो मेन पर्सन है, कंपनी का जो प्रमोटर है, उस प्रमोटर के हाथ में इस रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देता है कि ये लो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। किस केस में, अगर आपकी कंपनी है प्राइवेट कंपनी में, यहाँ जैसे ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी प्रमोटर के हाथ में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है, इनकॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन देता है कि ये लो, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो एक प्राइवेट कंपनी यहाँ से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है, बट पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। पब्लिक कंपनी को इसके बाद 2 स्टेप और फॉलो करने पड़ेंगे। एक तो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन का और दूसरा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, यानी व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र भी उसको लेना होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन चारों टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो पॉइंट है यहाँ पर फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पर देखना है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को क्या करेंगे, फाइल करेंगे। अब देखो, कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं जो प्रमोटर तैयार करता है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करने कंपलसरी हैं। ये पॉइंट आपको सारे 7 के 7 पॉइंट ध्यान होने चाहिए। पहला पॉइंट है एमओई, यानी कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो प्रमोटर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में फाइल करता है। पहला एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन,
स्टेटमेंट ऑफ अथोराइज्ड कैपिटल, यानी एक कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी। अब अथोराइज्ड कैपिटल का मतलब है कि एक कंपनी अपनी लाइफ टाइम में पब्लिक से कितना पैसा रेज कर सकती है, वो मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, अथोराइज्ड कैपिटल होती है। अथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा के अमाउंट अथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा की कैपिटल एक कंपनी पब्लिक से रेज नहीं कर सकती, यानी ये मैक्सिमम लिमिट है जितना एक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी उन डायरेक्टर्स की लिस्ट जिन्होंने एमओए के ऊपर सिग्नेचर किया था, उनकी लिस्ट, उनके नाम, उनका एड्रेस, सब कुछ लिखा जाएगा इस लिस्ट के अंदर। उसके बाद रिटर्न कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के रिटर्न कंसेंट कि हम इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, इस चीज़ को भी किसके पास सबमिट करवाना है, आरओसी के पास। एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहाँ पर हमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है वो ऑफिस नहीं, बल्कि कंपनी का अपना खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, कहाँ लोकेशन होगी उसकी, उस वहाँ का एड्रेस। और स्टेचुटरी डिक्लेरेशन के ऊपर लिखी गई हमने सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनको कंप्लीट कर दिया। इसका क्या देना पड़ेगा अपने को, स्टेचुटरी डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी। तो ये सातों डॉक्यूमेंट अपने को मतलब प्रमोटर किसके पास सबमिट करवाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में सबमिट करवाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है पेमेंट ऑफ फीस। अब डॉक्यूमेंट तो भेज दिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में, बट अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या मांग रही है, पैसे, किस चीज़ के, फीस के। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में सबमिट करवाएंगे विद द बैंक। कौन सा बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में ये पैसे सबमिट करवाएंगे जो हमें रिक्वायर्ड फीस बताई गई है कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अब रेट ऑफ फीस, यानी फीस कितनी होगी, इसके बारे में कहाँ डिस्क्राइब किया है, कंपनी एक्ट के शेड्यूल नंबर 10 में ये बताया गया है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो इतनी फ़ीस सबमिट करवानी है, पब्लिक कंपनी है तो इतनी फ़ीस सबमिट करवानी है। वहाँ पर बात यह है कि फ़ीस का पूरा ब्यौरा दिया गया है कि कितनी कितनी फ़ीस सबमिट करवानी है किस किस कंपनी के केस में। तो फीस सबमिट करवाने के बाद में थर्ड स्टेप आता है फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में डॉक्यूमेंट आ गए, साथ में फ़ीस आ गई। अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या है, पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, क्या देखेगा कि सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, फीस सही टाइम पर सबमिट करवा दी। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट दे देता है किसके हाथ में, प्रमोटर के हाथ में, कि ये लो प्रमोटर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, एक CIN नंबर होता है। जैसे डायरेक्टर्स के लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वैसे ही कंपनी के लिए एक CIN नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कंपनी का नंबर है, इशू टू गो कंपनी, कंपनी को इशू कर दिया जाएगा कि कंपनी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपका ये कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर है आपका, ये लो और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब बात ये है कि जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, वहाँ से इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, जब एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर इफेक्ट क्या होता है। पहला पॉइंट, कंपनी बिकम इनकॉर्पोरेट एंटिटी। कंपनी एक क्या है, इनकॉर्पोरेट एंटिटी हो जाती है, यानी एक ऐसी एंटिटी है जिसका कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। प्रूफ ऑफ कंपनी एग्जिस्टेंस, कंपनी की एग्जिस्टेंस का प्रूफ है हमारे पास कि ये हमें CIN नंबर मिला हुआ है और हमारे पास कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट भी है। कंपनी बिकम आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन तो है ही। कंपनी बिकम आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट बाय लॉ, पहले लॉ तो नहीं, लॉ के अंदर तो क्रिएट नहीं थी, लॉ के अंदर तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो चुका था, रजिस्ट्रेशन तो यहाँ हुआ है लॉ के अंदर। एंड हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, और यहाँ पर कंपनी क्या है, जैसे ही कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, कंपनी एक अलग एंटिटी बन जाती है, कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है और उसके जो पर्सन है, जो शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किए हैं, वो अलग यूनिट है, अलग एंटिटी है। प्राइवेट कंपनी स्टार्ट बिजनेस नाउ, यहाँ से एक प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, नोट करना, एक पब्लिक कंपनी भी यहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी, ऐसा पॉसिबल है। अगर पब्लिक कंपनी को पब्लिक से पैसा रेज नहीं करना, अगर पब्लिक कंपनी अपने खुद के रिसोर्सेज से, अपने यार मित्रों, रिश्तेदारों, अपने रिलेटिव से, या फिर कुछ फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है जैसे LIC वगैरह, इनसे अगर वो पैसा रेज करके अपने बिजनेस को रन कर लेगी,
यानी वो पब्लिक से पैसा नहीं लेगी शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू। शेयर्स और डिबेंचर्स को सेल करके अगर पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर रही है एक पब्लिक कंपनी, तो वो कंपनी भी यहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन अगर एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो पब्लिक से पैसा रेज कर रही है इशू करके शेयर और डिबेंचर्स, तो वो कंपनी यहाँ से अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। उसको आगे के 2 स्टेप और फॉलो करने पड़ेंगे। 2 स्टेप और कौन से बाकी हैं? कैपिटल का सब्सक्रिप्शन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन का, और है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, यानी व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। तो मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में हमें डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं। उसके बाद में हमें जितनी प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो पे करनी है। उसके बाद इन दोनों स्टेप को फॉलो करने के बाद में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को एक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। साथ में एक CIN नंबर भी मिलता है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद, इस इनकॉर्पोरेशन के बाद इफेक्ट ये होते हैं। और यहाँ से एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी जो पब्लिक से पैसा रेज नहीं करना चाहती, जो IPO इशू करके पब्लिक से पैसा रेज नहीं करना चाहती, वो कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी जो शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करके पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, वो कंपनी आगे के 2 स्टेप फॉलो करने के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट स्टेप देखो। अब थर्ड स्टेप अपने पास कैपिटल सब्सक्रिप्शन। एक कंपनी का फॉर्मेशन के लिए कितने स्टेज थे? 4। पहला था प्रमोशन, दूसरा था इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, और तीसरी स्टेज हमारे पास कैपिटल सब्सक्रिप्शन। देखो, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, इस थर्ड स्टेप को वही कंपनी फॉलो करेगी जिनको शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी हो या फिर पब्लिक कंपनी भी हो, अगर पब्लिक कंपनी को भी शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी उसको पब्लिक से, उसको मार्केट से पैसा रेज नहीं करना शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करके, तो उस कंपनी को भी इस थर्ड स्टेप को फॉलो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो मैंने लिखा प्राइवेट कंपनी चाहे पब्लिक कंपनी डज नॉट हैव शेयर कैपिटल। अगर प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी जो शेयर कैपिटल नहीं रखती, उस कंपनी को थर्ड स्टेप फॉलो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है सेकंड स्टेप के बाद। बट पब्लिक कंपनी विद शेयर कैपिटल, लेकिन वो पब्लिक कंपनी जो शेयर कैपिटल के साथ है, यानी जो पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करके, अपनी सिक्योरिटीज को इशू करके, तो उस कंपनी को ये थर्ड स्टेप क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। यानी उसको तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो अपने शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करेगी और उससे बदले में क्या लेगी? पैसा लेगी। तो शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करके उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव करना ज़रूरी है, एक मिनिमम कैपिटल रिसीव करना ज़रूरी है। वो मिनिमम अमाउंट कितनी है वो भी हम देखेंगे, बट एक बार इतना देखो कि इस कैपिटल सब्सक्रिप्शन यानी थर्ड स्टेज के अंदर हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो गया कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। क्या एक कंपनी रजिस्ट्रेशन होती, एक पब्लिक कंपनी, क्या एक पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के जस्ट बाद अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में इशू कर सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट को, कैपिटल मार्केट को जो रेगुलेट करने वाली बॉडी है वो है सेबी। सेबी बैठी हुई है मार्केट के सामने, कंपनी को बोलती है कैसे आएगी मेरे पास, कैसे जाएगी मार्केट में मेरे से बिना पूछे? तो मार्केट में एंट्री करने से पहले आगे बैठी हुई है सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कंपनी को पहले सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा और देन सेबी अपना गेट खोलेगी और बोलेगी कि अब जाओ मार्केट में, अब अपने शेयर्स को, अपने डिबेंचर्स को मार्केट में इशू कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने को कैपिटल इकट्ठी करनी है मार्केट से, कैपिटल इकट्ठी करनी है अपने को पब्लिक से। कैसे? शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करके। तो सबसे पहले आपको इस मैडम से लेनी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये मैडम का नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस मैडम से पहले अप्रूवल लेंगे और उसके बाद ये गेट खोलेगी, देन हम मार्केट में जाएंगे। तो क्या बोला गया था कि सेबी इज ए रेगुलेटरी बॉडी। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है। किस चीज की रेगुलेटरी बॉडी है? विच कंट्रोल द कैपिटल मार्केट, जो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर।
ये सेबी है, ये रेगुलेटरी बॉडी है किस चीज की? कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी कौन है? ये सेबी है। ये सेबी क्या है? पूरे कैपिटल मार्केट को क्या करती है? कंट्रोल करती है और प्रोटेक्ट करती है किसको? इन्वेस्टर के जो राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। क्या कहीं इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा? क्या इन्वेस्टर के साथ कोई गलत कंपनी अपना फालतू के फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स दिखा के उस इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो नहीं कर रही? यानी इन्वेस्टर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए और कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक मैडम बैठी है, उसका नाम रखा है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कंपनी सबमिट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कंपनी पहले जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होंगी वो पहले सेबी के पास सबमिट करवाएगी। देन सेबी क्या करेगी? इशू द सिक्योरिटी इन कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटीज यानी शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू करने की परमिशन देगी। सेकंड स्टेप क्या है कि प्रोस्पेक्ट्स एंड स्टेटमेंट और एलई ऑफ प्रोस्पेक्ट इशू कर सकती है। पहले में हमने सेबी से अप्रूवल ले ली, अब अप्रूवल लेने के बाद कंपनी क्या करेगी? सिक्योरिटी को मार्केट में इशू करने के लिए प्रोस्पेक्ट इशू करेगी। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है परिविवरण और ए स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि स्थानापन्न परिविवरण। अगर कंपनी परिविवरण इशू करती है, यानी अगर कंपनी सिक्योरिटी को इशू करके शेयर्स और डिबेंचर्स को मार्केट में इशू करना चाहती है, यानी पब्लिक से पैसे रेज करना चाहती है, तो वो प्रोस्पेक्ट इशू करेगी। अगर कोई कंपनी प्रोस्पेक्ट इशू नहीं कर रही तो उसके स्थान पर वो स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्ट को इशू करेगी और इशू करके क्या करेगी? पब्लिक से पैसा रेज करेगी। ओनली पब्लिक कंपनी प्रिपेयर, और सिर्फ एक पब्लिक कंपनी प्रिपेयर कर सकती है कौन सा डॉक्यूमेंट? प्रोस्पेक्ट। एक परिविवरण सिर्फ एक पब्लिक कंपनी इशू करेगी जो पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है। एज ए इन्विटेशन ऑफ सिक्योरिटी, ये है क्या? ये इज ए इन्विटेशन, ये एक इन्विटेशन कार्ड है। जैसे एक शादी का इन्विटेशन कार्ड है, वैसे ही प्रोस्पेक्ट एक इन्विटेशन कार्ड है। किस चीज का? पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आप आइए और हमारी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स में पैसा लगाइए। इज ए इन्विटेशन ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक फॉर परचेजिंग, कि आप आइए और हमारी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेज कीजिए, यानी हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो ये इन्विटेशन कार्ड है, ये प्रिपेयर कौन करती है? पब्लिक कंपनी प्रिपेयर करती है। डिपॉजिट दिस डॉक्यूमेंट टू आरओसी, इस प्रोस्पेक्ट को भी कहाँ सबमिट करवाना है? तैयार करने के बाद रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास में सबमिट करवाना है। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब कैपिटल सब्सक्रिप्शन में हमने कितने स्टेप देख लिए थे? पहला स्टेप क्या था? सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेबी से अप्रूवल लेने के बाद हम प्रोस्पेक्ट इशू करेंगे या फिर प्रोस्पेक्ट की जगह पर स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्ट इशू करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करना है अपने को? एक्शन स्टार्ट ऑफ बैंकर, ब्रोकर और अंडरराइटर। अब एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। देखो, बैंकर, ब्रोकर और अंडरराइटर को हमने अपॉइंट कर दिया था पहली स्टेज पर ही। जब हमने क्या किया था, प्रमोशन के अंदर देखा था हमने कि हमने किसको अपॉइंट कर दिया था? बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर, इनको अपॉइंट कर दिया था, यानी कुछ प्रोफेशनल्स को हमने अपॉइंट किया था। ध्यान रखो, एक बार पीछे जाकर देखो नोट्स में। अब क्या करेंगे? अब इनका एक्शन स्टार्ट होगा। बैंकर क्या करेगा? कंपनी को बैंकिंग की जितनी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेगा। ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर का काम है कंपनी के शेयर्स को सेल करवाना। और अंडरराइटर का काम क्या है? अगर कंपनी के शेयर्स को ये ब्रोकर सेल नहीं करवा पाता, यानी कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए थे, अगर उन शेयर्स को ये सेल नहीं करवा पाता, तो ये अंडरराइटर क्या करेंगे? कंपनी के शेयर्स को खुद परचेज कर लेंगे। इसके बदले में ये अंडरराइटर कंपनी से क्या लेते हैं? कमीशन लेते हैं। अब ये क्यों परचेज करते हैं वो बाद में देखेंगे कि कंपनी ऐसा क्यों करती है। कंपनी ऐसा क्यों करती है कि अगर पब्लिक कंपनी के शेयर को परचेज नहीं कर पाती तो ये इन लोगों से शेयर परचेज क्यों करवाती है? कारण देखो, ये बैठा, ये इंपॉर्टेंट कारण है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर एक पब्लिक कंपनी ने जितने शेयर इशू किए थे, इश्यूड शेयर का अगर 90% अमाउंट रिसीव नहीं होती है, यानी वो 90% का नाम रखा गया है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ इशूड कैपिटल है, अगर वो अमाउंट रिसीव नहीं होती है, तो एक पब्लिक कंपनी को जितनी भी एप्लीकेशन के ऊपर अमाउंट रिसीव हुई है, किससे? पब्लिक से, वो अमाउंट सारी वापस करनी पड़ती है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि न्यूनतम अभिधान,
यानी ये वो अमाउंट है जो एक पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटी को जब मार्केट में इशू करती है, तो ये उतनी अमाउंट है जितना अमाउंट इशू करना कंपलसरी है। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट कितने हैं। सिर्फ मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया है, पर ये नहीं बताया कि कितनी अमाउंट है। ध्यान से सुनना, सिर्फ मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया है कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन 1 में, बट ये डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि कितनी अमाउंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। उसको किसने डिस्क्राइब किया है, उसको डिस्क्राइब किया गया था सेबी ने, वो बाद में देखेंगे। बट अभी देखो, एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, तो एक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना होगा, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, 90% ऑफ इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितनी है, 10,000 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है। इस इशूड अमाउंट का 10,000 इंटू में 10,000 इंटू में 100, इस इशूड कैपिटल का कम से कम 90% अमाउंट रिसीव होना जरूरी है पब्लिक से। अगर 90% शेयर्स इशू नहीं किए पब्लिक ने, अगर 90% शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए थे 10,000, अगर कंपनी के 10,000 इशू किए हुए शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती, कितने 90% शेयर्स को अगर सब्सक्राइब नहीं कर पाती, अगर 90% के लिए आपको एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव नहीं हो रही कंपनी को, तो कंपनी को सारी की सारी अमाउंट वापस करनी पड़ेगी सभी पर्सन को। तो 10,000 शेयर्स इंटू में 90 कितने हो जाएगा, 9,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करनी जरूरी है, यानी 9,000 शेयर्स को सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगर 9,000 शेयर्स को भी पब्लिक ने परचेज नहीं किया, तो जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, मान लो 7,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, इतने शेयर्स को पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, तो इन शेयर्स की भी अमाउंट वापस करनी पड़ेगी। इसीलिए कंपनी क्या करती है, अपने सब्सक्रिप्शन को 90% तक पहुंचाने के लिए इस अंडरराइटर को अपॉइंट करती है। इस अंडरराइटर को बोलती है कि जितने शेयर्स पब्लिक परचेज कर रही उतना तो ठीक है, अगर एक लिमिट तक पब्लिक इन शेयर्स को परचेज नहीं कर पाती है, यानी अगर 9,000 शेयर्स को पब्लिक ने परचेज नहीं किया, तो आप बाकी के जो अमाउंट है वो कौन परचेज करेगा। आप मान लो 7,000 शेयर्स को तो परचेज कर लिया पब्लिक ने, लेकिन अमाउंट तो 9,000 तक पहुंचानी है, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो 90% है। तो अब इन 2,000 शेयर्स को कौन परचेज करेगा, ये अंडरराइटर परचेज कर लेगा, इसलिए अपॉइंट किया जाता है इस पर्सन को। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कितनी रखी गई है, 90% ऑफ इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का क्या है, 90%। अकॉर्डिंग टू सेबी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट का डिस्क्रिप्शन कहाँ दिया गया है, क्या कंपनी एक्ट में दिया गया है, नहीं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया है कंपनी एक्ट में, बट अमाउंट कितनी होनी चाहिए इसके लिए सेबी ने बताया है कि 90% अमाउंट होनी चाहिए इशूड कैपिटल का। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इशूड विद इन 30 डेज, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 दिन के अंदर रिसीव हो जाना चाहिए। किस 30 दिन के अंदर, जिस दिन से हमने प्रोस्पेक्ट इशू किया था। मान लो प्रोस्पेक्ट इशू किया है 1 जनवरी को, तो 30 जनवरी को ये 90% अमाउंट रिसीव हो जानी चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन प्रोस्पेक्ट इशू किए थे, प्रोस्पेक्ट इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव हो जानी चाहिए। अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव नहीं हो पाती, तो आगे 15 डेज के अंदर क्या करनी पड़ेगी, ये जो एप्लीकेशन के अमाउंट रिसीव किए थे, जितनी शेयर्स को पब्लिक ने क्या कर लिया था, परचेज कर लिया था, उन परचेज करने पर जितनी अमाउंट कंपनी को रिसीव हुई थी, वो सारी अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी होगी विद इन 15 डेज, यानी 14 फेब को क्या करना पड़ेगा, 14 फेब को ये अमाउंट वापस करनी होगी। यानी कंपनी को 15 दिन दिए गए थे कि कंपनी आप इन 15 दिन के अंदर जितनी भी अमाउंट रिसीव हुई है वो वापस कर देना जिस पर्सन की है। अगर कंपनी इस 14 फेब तक भी ये अमाउंट वापस नहीं करती, तो क्या होगा, इफ नॉट पेड एप्लीकेशन अमाउंट इन 15 डेज, अगर ये 15 डेज के अंदर अमाउंट रिसीव पे नहीं की, तो क्या होगा, 15% पर एनम से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक पर्सन है जिसने एक कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लिया, मान लो 500 शेयर्स को परचेज किया, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये,
यानी उसने 50,000 रुपये कंपनी को पे कर दिए थे। अब इस 50,000 को पे करना था कब? 14 फेब तक। मान लो उसने ये 50,000 पे नहीं की, तो इस 50,000 के ऊपर जितनी वो लेट करता जाएगा इंटरेस्ट लगता जाएगा 15% पर एनम के हिसाब से। कंपनी डीट थी, उसने ये इंटरेस्ट भी पे नहीं किया। अब क्या कर दिया? अब लगा दी पेनल्टी। इफ नॉट पे दिस इंटरेस्ट, अगर इस इंटरेस्ट को भी पे नहीं किया गया तब क्या केस आता है? तब केस आता है 1,000 रुपये पेनल्टी लगेगी पर डे के हिसाब से, और ये पेनल्टी कंपनी के ऊपर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1,00,000 रुपये तक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया था? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंसीडर किया जाएगा सिर्फ कैश में। अगर कोई भी पर्सन है जो किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर रहा है तो उन शेयर्स के में सिर्फ वो कैश पे करेगा। ये नहीं कि उसने 50,000 के शेयर्स को परचेज कर लिया था, 500 शेयर परचेज किए गए, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये थी, यानी उसने 50,000 के शेयर को परचेज किया और उसने कैश में पेमेंट नहीं की, बल्कि क्या किया? बल्कि मान लो अपनी कोई भी प्रॉपर्टी है, अपनी किसी गाड़ी को लिया, अपनी किसी बाइक को रखा कंधे पर और चल पड़ा कि ये लो कंपनी मेरी बाइक रख लो और मेरे को आपकी कंपनी के शेयर दे दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमेशा किसमें रिसीव होना चाहिए? कंपनी को कैश में। कंपनी किसी भी अदर प्रॉपर्टी के अंदर इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव नहीं करेगी। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ अपने पास एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, यानी अगर कोई पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना चाहती है, यानी अगर कंपनी का एरिया काफ़ी ब्रॉड है, कंपनी में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट है, तो वो कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड करवा सकती है। उसके बाद है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, और देन शेयर्स का अलॉटमेंट कर सकती है। यानी जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव नहीं होगी तब तक एक कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट नहीं कर पाती। अब पॉइंट ये है कि कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन के पीछे इतनी क्यों पड़ी रहती है? करती क्या है इस अमाउंट का, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली अमाउंट का? मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली अमाउंट की रिक्वायरमेंट है अंडरराइटर का कमीशन पे करने के लिए, जितने भी जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में जो खर्चे लग रहे हैं उनको पे करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए उसके लिए, या फिर इन सब के लिए अगर कोई हमने लोन लिया है, कोई बोरोड कैपिटल है, तो उसको पे करने के लिए हम इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कैपिटल पर इतना जोर देती है कंपनी। फिर है हमारे पास कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी फोर्थ स्टेप। 4 स्टेप वापस से रिवाइज करो। कंपनी की फॉर्मेशन के लिए 4 स्टेप हैं। पहला प्रमोशन, दूसरा इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, और तीसरा है कैपिटल का, कैपिटल सब्सक्रिप्शन का, और फोर्थ स्टेप है हमारे पास कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, यानी व्यवसाय प्रारंभ करना। अब इसमें 2 केस हैं। इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग द प्रोस्पेक्ट, अगर कंपनी प्रोस्पेक्ट इशू करती है, पहला केस, और दूसरा केस है कि अगर कंपनी प्रोस्पेक्ट इशू नहीं करी। अगर एक कंपनी प्रोस्पेक्ट इशू कर रही है, अगर एक पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्ट इशू करती है, तो कंपनी को ये नहीं कि उसने मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव की और उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, नहीं। उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, यानी व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। उसके लिए 2 केस हैं, या तो कंपनी ने प्रोस्पेक्ट इशू किया था या फिर कंपनी ने प्रोस्पेक्ट इशू नहीं किया। अगर कंपनी प्रोस्पेक्ट इशू करती है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जितनी अमाउंट है, यानी 90% अगर अमाउंट रिसीव हो गई, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट 90% 30 दिन के अंदर रिसीव होते ही उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी है, पहली तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। दूसरा पॉइंट, डायरेक्टर्स ने कंपनी के जितने शेयर्स को परचेज किया था उनकी वैल्यू पे कर दी है, उन शेयर्स की अमाउंट, यानी उन शेयर्स की जितनी अमाउंट पे करनी थी वो कर दी है सभी डायरेक्टर्स ने। तो डायरेक्टर ऑफ कंपनी हैज़ पेड वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि ऊपर दोनों लिखे हुए काम डन हो गए, यानी ये तो रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव होगी, साथ में डायरेक्टर्स ने जितने भी शेयर्स परचेज किए थे उनकी भी पेमेंट कर दी। ये दोनों पॉइंट कंप्लीट होने के बाद इन दोनों पॉइंट का भी एक रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ेगा, यानी ये तीनों स्टेटमेंट देने कंपलसरी हैं। तीसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि ऊपर लिखी दोनों शर्तें डन है, यानी ऊपर लिखे हुए दोनों काम डन है, इसका एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है और उसके ऊपर कंपनी के
डायरेक्टर और सेक्रेटरी साइन करके देते हैं और ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाता है, तब रजिस्ट्रार इस चीज़ से सेटिस्फाई होता है कि हाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है 30 दिन में और जितने डायरेक्टर ने शेयर परचेज किए थे उनकी वैल्यू पे कर चुका है। तो इसकी रिटर्न स्टेटमेंट इनके साइन के बाद क्या है, एक रजिस्ट्रार पब्लिक कंपनी को जिसने प्रोस्पेक्ट इशू किया था उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट दे देता है। सेकंड है, अगर प्रोस्पेक्ट इशू नहीं किया तो उसकी जगह पर स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्ट तैयार करना पड़ेगा और जो तैयार किया था उस तैयार किए हुए प्रोस्पेक्ट को वहाँ प्रेजेंट करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। अगर कंपनी प्रोस्पेक्ट इशू नहीं करती तो स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रोस्पेक्ट को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास प्रेजेंट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, डायरेक्टर ने जितने शेयर्स को परचेज किया था उनकी वैल्यू पे कर देनी चाहिए डायरेक्टर ने। 2 पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट का रिटर्न स्टेटमेंट यानी ऊपर वाले दोनों काम डन है, इस चीज का एक रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए। किसके साइन के साथ में? वही डायरेक्टर और सेक्रेटरी के साइन के साथ में। या तो डायरेक्टर या फिर सेक्रेटरी साइन कर दें कि हाँ जी ये ऊपर वाले दोनों काम डन हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अब क्या करेगी? रजिस्ट्रार विल इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ए बिजनेस, एक बिजनेस को व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र दे देगा कि ये ले पब्लिक कंपनी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा? एक पब्लिक कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 4 स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी अपनी कंपनी का, एक पब्लिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के लिए, पब्लिक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए 4 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला प्रमोशन, दूसरा रजिस्ट्रेशन, तीसरा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन और चौथा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी जैसे ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एक पॉइंट और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसको शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो पब्लिक से पैसा नहीं लेना चाहती इस शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करके, तो वो पब्लिक कंपनी भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है जैसे ही उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। तो ये हमने क्या देखा था इस टॉपिक में, इस वीडियो में आज हमने डिस्कस किया है कि फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, कि एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हमें किन किन स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये अपना टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, जो हुआ फिनिश। नेक्स्ट वीडियो का अपना टॉपिक क्या होगा? कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं एमओए, एओए और प्रोस्पेक्ट, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल थैंक यू।